अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वकील साहब पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बैरिस्टर मुनीर इकबाल। आज हम बात करेंगे किराए की। बहुत सारे ऐसे मालिक मकान होते हैं जो रो रहे होते हैं कि यार हमारा जो किराएदार है किराया टाइम पे नहीं देता, शोर करता है, ये करता है, वो करता है। और इसी तरह बहुत सारे किराएदार हैं जो रो रहे होते हैं कि यार मालिक मकान ने एकदम से रेंट बढ़ा दिया, कभी प्रॉपर्टी सही नहीं करवाते, वगैरह वगैरह। तो आज हम बात करेंगे कि इस इन सब चीज़ों के बारे में कानून क्या कहता है। और उसके लिए हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है हु इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद रेंटल लॉज इन पाकिस्तान। ही इज़ अ बैरिस्टर ऑफ द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन। प्लीज़ वेलकम बैरिस्टर असद अलावी। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप आज? वालेकुम सलाम मुनीर, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आज हम बात कर रहे हैं किराए की, किराएदारों की, कि एक लैंडलॉर्ड, एक मालिक मकान को क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक किराएदार को अपनी जगह देने से पहले, और एक किराएदार को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अपने मालिक मकान के बारे में किराए पे जगह लेने से पहले। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक हमारी सोसाइटी में तो आपको तो पता ही होगा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है पगड़ी का, तो ज़रा उसकी बात करते हैं। ज़रा प्लीज़ समझाएंगे कि ये पगड़ी होती क्या चीज़ है? यार, पगड़ी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो बहुत पुराने अरसे से चलता आ रहा है और ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर था। होता इसमें दरअसल ये है, आई विल एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल, कि अगर एक दो पार्टीज़ हैं, ए इंटरेस्ट है उसको कि वो बी की प्रॉपर्टी ले और वो प्रॉपर्टी 15 लाख की है, तो वो उसको 7-8 लाख रुपए अपफ्रंट दे देगा एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, और उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में वो उस बंदे बी से सिर्फ एक नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेंट लेगा, 4,000 या 5,000। बात सिर्फ इतनी होती है कि पगड़ी का एसेंस ये है कि अगर वो फुल अमाउंट अगर वो उसको दे दे पहले 7-8 लाख, जो उसकी मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट है, तो वो उसके एक्सचेंज में सिर्फ उससे एक आम किस्म का रेंट लेता है जो कम होगा रेंट। उस चीज़ को सही। पगड़ी कहते हैं। और कानून में इसकी क्या हैसियत है असद साहब? जैसे मैंने कहा कि ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, तो कानूनी तौर पर इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। कोर्ट्स इसको एज अ टेनेंट और लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप ही देखते हैं, और बहुत कम जजेस हैं जिसने इनको केस टू केस बेसिस पे इसको पगड़ी को रिकग्नाइज किया है, लेकिन यूजुअली इट डज नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें जजमेंट्स आ गई हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ने भी कोई पगड़ी पे कोई जगह ख़रीदी हो किसी ज़माने में, लेट यूजुअली ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी कुछ बहुत कम लोग पगड़ी पे जगह ले रहे हैं, लेकिन यूजुअली इन दी लेट 90s ये बड़ा कॉन्सेप्ट आया था कि पगड़ी पे जगह या ले लें। तो तब से वो यही, जैसे असद साहब ने समझाया, पगड़ी पे चलती भी आ रहे हैं, और अब जाके लोगों को हो रहा है यार ये जगह तो हमने ख़रीदी थी, हमने एक जी, तरह से अच्छे खासे उसके पैसे दिए थे, और हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाए। और ये मामले जब कोर्ट में आए तो कोर्ट ने यही फ़ैसला दिया है कि अगर आपने पगड़ी पे जगह ली है तो आप एक सिर्फ़ एक किराएदार की हैसियत से आप उस जगह पे रह सकते हैं, आप उस जगह को ओन नहीं कर सकते, आप उस जगह की मिल्कियत अपने खुद क्लेम नहीं कर क्लेम सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो असद साहब ये बताएं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है उसने पगड़ी पे जगह ले ली और पगड़ी पे उनका चलते हुए आ रहा है क्या, और उनकी कोई रेमेडी है? क्योंकि इतने साल उन्होंने, जाहिर सी बात है, इतने सारे पैसे जमा किए और वो जगह एक तरह से ख़रीदी, उनके दिमाग में तो यही था कि उन्होंने ख़रीदी। अब उनकी रेमेडी क्या है? अगर उनका जो भी मालिक मकान है वो चाह रहा है कि वो एविक्ट करें, तो कोई रेमेडी है वो कि कहाँ जाएँ, वो क्या करें? बेसिकली मुनीर, जैसे हमने यही डिस्कस किया पहले कि क्योंकि पगड़ी को रिकग्नाइज नहीं किया जाता लॉ में, तो वो जो दो लोग हैं वो सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के तहत ही गवर्न होंगे। उनका रिलेशनशिप एक टिपिकल लैंडलॉर्ड और टेनेंट का लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप देखा जाएगा। दे विल बी गवर्नड अकॉर्डिंग टू दोज प्रोविजंस। अब सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 में एक प्रोसीजर दिया हुआ है एविक्शन के मुताबिक से, के तहत से, कि किस किस सूरत हाल में एक लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। वजूहात होनी चाहिए, एक केस, स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए, उस बेसिस पे वो कर सकता है। सही। अब तो जैसे कि उसको ज़रूरत है, अपनी पर्सनल बोनाफाइड की ज़रूरत है, ये सबसे ज़्यादा बिल्कुल यूज़ करते हैं लैंडलॉर्ड इविक्ट करने के बिल्कुल उसमें, कि हमें अपनी पर्सनल ज़रूरत है, हमारे बेटे को चाहिए, मेरे भाई को चाहिए, तो उस सूरत पे वो इविक्ट करते हैं। ये एक होता है पॉइंट। बिल्कुल। चलिए इसी इसी बारे में अब आपने छेड़ ही दिया है, तो इसी को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के यही परेशान होते हैं कि हमारा मालिक मकान हमारे सर पे खड़ा हुआ है और हमें कह रहा है कि जगह खाली करो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे डिस्कस करते हैं।
तो अगर एक बंदा कोई मालिक मकान है उसको जगह खाली करानी है तो ज़रा बताएं क्या क्या वजूहत, जैसे अभी आपने बोला ठोस वजह होनी चाहिए, तो क्या क्या जी। वजूहत हैं जिनकी वजह से एक मालिक मकान अपने किराएदार को जगह से हटा सकता है कानून की दायरे के अंदर रह के। देखें, पहले तो क्योंकि वो दोनों एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड हैं, तो एक टेनेंसी एग्रीमेंट होगी। उस टेनेंसी एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि ये जो घर मैंने आपको दिया है टेनेंट को, वो रेजिडेंशियल यूजेस के लिए है, यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब वो अपनी दुकान या ऑफिस या बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर टेनेंट जो है उसको रहने के अलावा अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये वायलेशन हो रही है टर्म्स और कंडीशंस की जो आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट में है। तो वो इसको यूज़ कर सकता है एज एन एप्लीकेशन सिंध रेंट कंट्रोलर के पास जाकर, जो हमारे सिटी कोर्ट्स में रेंट कंट्रोलर्स होते हैं उनके सामने ये एप्लीकेशन दायर कर सकता है कि ये इस टर्म्स और कंडीशन को वायलेट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये इविक्ट कर दे। दूसरी बहुत जो हर किसी टेनेंसी एग्रीमेंट में होती है और लॉ भी कहता है यही, कि अगर कोई गैर कानूनी हरकत हो रही है वहाँ पे अगर कोई मंशियात का बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे अगर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है जो अगेंस्ट मॉरल्स है, अगेंस्ट लॉ है, उसको यूज़ करके वो इविक्ट कर सकते हैं। थर्ड पे अगर उन्होंने बहुत टाइम से किराया नहीं दिया है, तो वो उस किराए को आप यूज़ कर सकते हैं। 2-3 महीने का किराया आपका ड्यू है, एरियर्स के तौर पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट को कि मैंने बहुत कोशिश की टेनेंट को रब्ता करने की, लेकिन वो मुझे किराया नहीं दे रहा। दिस इज़ ऑल्सो अ वैलिड ग्राउंड विच द लैंडलॉर्ड कैन यूज़। फोर्थ, जो मैंने पहले डिस्कस किया, पर्सनल बोनाफाइड, दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राउंड्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली यूज़ इट। सो दीज आर बिल्कुल ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राउंड्स विच द लैंडलॉर्ड कैन बिल्कुल यूज़। बिल्कुल। और आई फील कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमने केसेस देखे हैं उसके अंदर दो ठोस जो ग्राउंड्स यही होते हैं, एक पर्सनल बोनाफाइड नीड और एक डिफ़ॉल्ट ऑन रेंट। तो अगर किसी ने कोई एग्जैक्टली। जगह किराए पे ली हुई है और आप अगर एक दिन का भी डिफ़ॉल्ट कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 तारीख को अपना किराया देना है और आप 6 तारीख को जमा करा रहे हैं, तो जी। लैंडलॉर्ड की मेहरबानी है वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो चाहे तो सिर्फ वो एक दिन का डिले एक वजह बना सकता है कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है, क्योंकि आपने एक दिन का डिफ़ॉल्ट तो किया है, आपने एक दिन लेट पेमेंट करी है। और वो एक एप्लीकेशन, जिस तरह अभी असद साहब ने हमें समझाया कि वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे सिटी कोर्ट के अंदर और आपकी इविक्शन हो सकती है। खैर इसको कॉन्वर्जेसन को आगे लेके चलते हैं। तो अब जैसे हमें पता है यहाँ तो बहुत सारे लोग किराए पे जगह लेते हैं, लेकिन सब तंग होते हैं कि यार हमारे मालिक मकान जो है हमें बहुत तंग कर रहा है, ये मसला है वो मसला है। तो असद साहब ये बताइए, अगर कोई बंदा किराए पे कोई जगह ले रहा है तो उसको मालिक मकान के अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए कि सम क्वालिटीज़ दैट आई शुड बी एबल टू रेंट दिस प्लेस फ्रॉम हिम विदाउट एनी आगे जाके कोई मसले ना हो। सो बेसिकली जब टेनेंट देख रहा है, कोई घर देख रहा है, तो उसको सबसे पहले तो ये देखना है कि हाउ इज़ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नेचर कैसा है, उसका मेंटल कंपैटिबिलिटी थोड़ी, मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू सी, बिकॉज आपको देखना है कि वो लालची ना हो, वो एक कोई श्रूड किस्म का गुस्से वाला ना हो कि मतलब आपने कुछ 1-2 दिन में डिले किया तो वो आपके ऊपर ही उल्टा गुस्सा होने लगे और बात बात पे नाराज़ हो। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में से एक लैंडलॉर्ड के अंदर, कि वो अकोमोडेटिंग हो, वो आपकी बात को भी समझे और अपनी बात को भी आपको समझाए। सो देयर इज़ अ रैपो बिटवीन द टू ऑफ यू। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि उसको अब जब वो घर एक दे रहे हैं रेंट के ऊपर, सो ही हैज़ टू सी हिज ओन कन्वीनियंस कि घर किस हालत में है, कि घर के अंदर कितना काम जो है वो करना है, पेंट हो चुका है इस घर में या नहीं, उसकी ज़रूरत है, कोई रिपेयर्स होने हैं, यूटिलिटीज़ के हिसाब से कोई वायरिंग होनी है। तो ये सब चीज़ें उसको देखनी होंगी, कंसिडर करनी होगी और पहले से ही बात करनी होगी लैंडलॉर्ड से कि ये काम है आपके प्रॉपर्टी के अंदर और मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, आप मुझे ये करवा कर दें। तो ये छोटी बातें होती एब्सोल्युटली हैं जो हर टेनेंट को देखनी है। बिल्कुल। और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे माशरे में, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो एक फ़ायदा उठाते हैं किराएदारों का कि बंजर हालत में जगह पड़ी हुई है, पूरा सारे किराएदार सारा काम करवा भी रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं। तो ये भी हम्म। आपको बताता चलूँ कि अगर आप जगह किराए पे ले रहे हैं तो यू इंश्योर के जो आपका मालिक मकान है वो सारा आपको जो भी मसले हैं, अगर सिंक टूटा हुआ है तो सिंक रिपेयर करके दे, पेंट ख़राब है तो पेंट करा के दे, अगर कोई वायरिंग में फॉल्ट है तो वो करा के दे, या फिर अगर आप करा रहे हैं तो उसके पैसे
अपने मालिक मकान से लें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी एग्जैक्टली नहीं है। यू आर गेटिंग द प्लेस ऑन रेंट, आप वैसी उस जगह किराए दे रहे हो, आप एक सही साफ जगह किराए दे रहे हो अगर आप एक प्रीमियम रेंट दे रहे हो। हाँ ये है कि अगर आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये जगह ही बंजर है इस वजह से कम किराया है, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मालिक मकान की जिम्मेदारी होती है कि आपको जगह साफ़ सुथरी एक प्रॉपर लिवेबल कंडीशन में, या एक अगर ऑफिस खोल रहे हैं तो एक वर्केबल कंडीशन में वो जगह दें। तो इसी तरह असद साहब आगे लेके चलते हैं कॉन्वर्जेसन। ये बताएं, अब आप हमारी बात हो गई कि ये सब चीज़ें किराएदार देखेगा मालिक मकान में। बहुत दफ़ा ये भी होता है, और हमने तो ये आपके साथ हम दोनों ने मिलके बड़ा देखा है कि किराए पे जगह ले ली और अब छोड़ नहीं रहे जगह, और ये बड़ा तंग होते हैं मालिक मकान इससे कि यार हमने किराए पे जगह तो दे दी, ना वो रेंट दे रहा है ना वो जगह छोड़ रहा है, और वो एक अलग न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, शोर शराबा होता है। तो एक मालिक मकान को क्या चीज़ देखनी चाहिए एक किराएदार के अंदर बिफोर गिविंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू देम? सी अगेन, पहली बात तो आई विल से नेचर ऑफ एनी पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी के साथ कर रहे हैं तो नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लैंडलॉर्ड की भी देखें, टेनेंट की भी देखें। दूसरी बात आप ये देखें कि वो अफोर्ड कर सकता है आपके रेंट को या नहीं। यू हैव टू डू अ बैकग्राउंड चेक, क्या नौकरी करता है, पहले कहाँ रहता था, कितने बच्चे हैं, सही जो बातें कह रहा है, जो बातें अपनी ओरली कह रहा है वो पेपर पे दिखती हैं वो बातें या नहीं, जिस जॉब के बारे में कहता है उसको वेरीफाई कराएं। शनाख्ती कार्ड के थ्रू भी बहुत चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। फिर ये भी देखें कि जो वो कह रहा है वो सच है। फॉर एग्जांपल वो रहना, मतलब वो फैमिली, इज़ ही अ फैमिली मैन और नॉट। अगर अकेले लोग होते हैं तो इट्स काइंड ऑफ शेडी समटाइम्स कि वो आगे आपकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ करें। बट इट डज़ नॉट मीन कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं करें, उसके भी अपने मसले होते हैं, लेकिन आप उनको कर सकते हैं रेंट आउट। बात सिर्फ इतनी है कि बैकग्राउंड सर्च इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल, दिस बिल्कुल विच द आई एग्री, लैंडलॉर्ड हैज़ टू कैरी आउट। आई एग्री 100% कि अगर और आप अपनी अफोर्डेबिलिटी जगह किराए पे उसकी दे रहे हैं, कि वो इस बिल्कुल प्रॉपर्टी को अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड कर सकता है या नहीं। बिल्कुल। तो अगर आप लोग अपनी जगहें किराए पे दे रहे हैं तो किराएदार को ज़रा वेट करें, उसका बैकग्राउंड देखें, फैमिली देखें। अगर पहले वो किराए पे रहता था तो पिछले लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करें और पूछें कि भाई कोई अगर इशू है या नहीं है, बंदे का कैरेक्टर कैसा है। फैमिली है तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि वो बदमाशी नहीं करेंगे। क्योंकि अब ये एग्जैक्टली। चीज़ आप लोग को देखना ज़रूरी क्यों है, ये मैं अभी असद साहब भी आपको बताएंगे कि खुदा ना खास्ता आपकी और आपके किराएदार की बीच में जो रिश्ता है वो नहीं चल पा रहा है आगे, आपको अब एविक्ट करना है, वो रेंट भी नहीं दे रहा, वो बदमाशी कर रहा है। तो असद साहब ने अभी हमें इनिशियली पहले एक प्रोसीजर बता दिया था कि आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, कोर्ट के अंदर प्रोसीजर चलेगा। लेकिन असद साहब ये तो बताएं, आपने प्रोसीजर तो समझा दिया, लेकिन इसमें टाइम कितना लगता है इस पूरा वैसे एविक्शन प्रोसेस में? जी, तो एज़ वी नो कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वाइज होती है। कोर्ट के अंदर एक सेट प्रोसीजर है जिस हिसाब से होती है। आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की रेंट कंट्रोलर के सामने, उसके बाद फिर आपने नोटिस कराए इशू। अब जो मेन आई थिंक जो पीरियड ऑफ डिले होता है ना, वो नोटिस पीरियड में ही होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लैंडलॉर्ड अवॉइड कर रहा होता है या टेनेंट अवॉइड कर रहा होता है, तो उसमें ही 1-2 महीने थोड़ा लगता है कि आप सर्विस के अंदर करते हैं। लेकिन जब पब्लिकेशन आप करा देते हैं, विच इज़ द लास्ट मोड ऑफ सर्विस फ्रॉम योर एंड, तो उसके बाद सर्विस कंप्लीट हो जाती है, हेल्ड गुड हो जाती है और हेल्ड वैलिड हो जाती है। उसके बाद फिर केस शुरू हो जाता है। अगर वो नहीं आता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं उनकी गैर मौजूदगी में। अगर वो आता है तो रिटन स्टेटमेंट आता है, एविडेंस लीड होता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और फिर जजमेंट वो देता है। तो इस सब प्रोसीजर में इफ़ नो वन अवॉइड्स सर्विस, तो आई थिंक विद इन 6 months अ डिसीजन कैन कम फॉरवर्ड। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो असद साहब ने अभी प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। हाउएवर असद साहब ग्राउंड रियलिटी भी तो बताएं। ग्राउंड रियलिटी, आई सेड कि वो लोग अगर सर्विस अवॉइड कर रहे हैं तो काफ़ी दफ़ा ये होता है कि 1-1 डेढ़ साल भी केस खींचा जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी सैड एविडेंस पे अनफॉर्चुनेट रियलिटी। एविडेंस पे डिले करते हैं, प्लेंटिफ एविडेंस नहीं बिल्कुल, फाइल कर रहा अपना, क्रॉस के लिए नहीं आ रहा, तो एग्जैक्टली, ये सब डिलेज हैं जो अवॉइडेबल डिलेज हैं, लेकिन पार्टी के अपनी नीयत पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसको बिल्कुल, प्रोसीड करना चाहते हैं केस को। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यही बात इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप लोग किराए पे अपनी जगह देने से पहले
ज़रा देखें उस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड चेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने किराए पे जगह दे दी, वो आपको रेंट नहीं दे रहा या कोई सॉरी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। अब आपने उससे जगह खाली करवानी है तो आप गए कोर्ट, आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब हमारा जो प्रोसीजर है वो तो बड़ा अच्छा है, इट्स फ्लॉलेस। हाउएवर हमारा जो सिस्टम है उसमें इतना डिले हो जाता है कि कभी कभार एग्जैक्टली। साल 2 साल 3 3 साल लग जाते हैं एक प्रॉपर्टी, एक टेनेंट को एविक्ट कराने में। उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान सिर्फ आपका है, जो किराया, जो लैंडलॉर्ड है उसका है। क्यों? उसको ना किराया मिल रहा है, उसकी जगह ज़ाया हो रही है, जगह ख़राब हो रही है। तो और अगेन इसमें मेरे ख्याल से तो कोर्टों की भी गलती नहीं है, लोगों की गलती है। लोग आप जात से छुपते हैं, मसले हैं हमारे, विच इज़ अगेन बीइंग वर्कड ऑन, अभी वर्कड अपॉन। आई हर्ड, अभी मुझे बस पता चला था कि सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस में शायद कोई तब्दीली आ रही है, एंड दे आर मेकिंग द प्रोसीजर, एंड सुप्रीम कोर्ट एज वेल हैज़ गिवन द डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये केस ख़त्म करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अनफॉर्चुनेटली यही है कि इन केसेस में टाइम बहुत लग जाता है, इविक्शन के केसेस में, इसलिए ये बैकग्राउंड चेक बड़ा ज़रूरी है। अच्छा साहब, किराएदार और भी बहुत सारे उनके जो किराए पे जगह लेते हैं उनके बड़े मसले होते हैं, मालिक मकान उनको तंग करते हैं। एक दिन रेंट फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये, और वो अगले महीने आते हैं और कहते हैं यार अब आप रेंट 10,000 रुपये दो कि प्रॉपर्टी महंगाई हो गई है, कोविड आ गया था, यू नो। क्या ये पॉसिबल है? अंडर द प्रोविजन ऑफ सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 79 ये पॉसिबल नहीं है कि एक जगह का एक फेयर रेंट होता है, वो मुकर्रर होता है कि उस विसिनिटी में, उस लोकेलिटी में, उस नेबरहुड में एक फॉर एग्जांपल 50,000 रेंट है एक घर का सिंगल स्टोरी, तो वो 50,000 दूसरा जो लैंडलॉर्ड है वो भी 50,000 रुपये ही क्लेम कर सकता है लीगली। सेक्शन 8 जो है हमारे ऑर्डिनेंस का 1979 ऑर्डिनेंस का, वो यही इसी मुताबिक है, इसी मुतालिक है कि अगर आपका लैंडलॉर्ड आपसे 50,000 की जगह 60,000 ले रहा है तो आपके पास ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है कि आप रेंट कंट्रोलर के पास जाएं और दरख्वास्त दें कि ये मुझसे फेयर रेंट नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे मोहल्ले में जितने भी दूसरे घर हैं उनका जो किराया है वो 50,000 है, तो ये मुझसे किस हिसाब से 60,000 रुपये ले रहा है। तो रेंट कंट्रोलर वो सब चीज़ें देखता है कि उस लोकेलिटी में कितना रेंट मिल रहा है, कितना मिल चुका है, और उस हिसाब से वो फेयर रेंट फिक्स करेगा। That is why it's called fair rent, and they cannot claim whatever rent they wish. बिल्कुल, बिल्कुल। तो टेनेंट के पास एक रेमेडी है अंडर सेक्शन 8 कि वो फाइल कर सकता है ये। सो फॉर खुदा ना खास्ता अगर आप में से कोई जो सुन रहे हैं, उनके मालिक मकान उनको तंग कर रहे हैं, तो आपके पास रेमेडी है एज बैरिस्टर असद जस्ट डिस्क्राइब्ड, कि आप सेक्शन 8 के अंदर आप फेयर रेंट की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अच्छा, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पसेस, हम सेक्शन 8 सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस की तरह पंजाब में भी एक किसी सिमिलर एक्ट है, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह है। द वेरी सिमिलर, however because we practice in Sindh, we practice in Karachi, we're just talking about Sindh rented premises ordinance. However, I think, I'm not sure, but procedurally सारी जगह पे यही प्रोसीजर है, वेरी सिमिलर। अगर सेक्शंस में अगर कोई नंबरिंग की अगर कोई डिफरेंस हो, वरना तो एज सच कुछ है नहीं। लेकिन असद साहब ने भी बिल्कुल सही तरह बताया कि आप अगर फेयर रेंट का, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मालिक मकान है वो एक्स्ट्रा रेंट, बहुत ज़्यादा रेंट मांग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज फाइल एन एप्लीकेशन इन कोर्ट कि मुझसे रेंट ज़्यादा लिया जा रहा है, एंड यू कैन और इसी चैलेंज तरह दैट। लैंडलॉर्ड भी फाइल कर सकता है, इसी तरह लैंडलॉर्ड भी फाइल कर सकता है। अगर लैंडलॉर्ड बहुत सालों से 5,000 रुपये ले रहा है और अब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, वहाँ जितने दूसरे टेनेंट्स हैं वो 10,000 रुपये रेंट ले रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड भी टेनेंट के खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये दोनों के लिए ये रेमेडी है। बिल्कुल। और ये एक और बात देखिए, जब आप हमारे यहाँ बड़ा एक हमारे माशरे में एक बड़ा गंदा सिस्टम है कि हम बातों पे चलते हैं। हम लोग बोलते हैं हाँ यार ज़बान दी है, काम हो जाएगा। और लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स पर, पूरी दुनिया में होता है यार, जब आप जगह रेंट पे लेते हो तो आप एक एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में आप लिखवाएं क्लियरली कि कितने साल बाद रेंट बढ़ेगा, अगर 1 साल बाद बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, किस परसेंटेज पे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें, अगर आप कराची में रहते हैं, आपने लाइट हाउस देखा है, तो वहाँ लाइट हाउस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर टाइपराइटर्स वाले बैठे हैं बहुत सारे, किसी एक के पास भी चले जाएं, उनको 200 या 300 रुपये के अंदर मैक्सिमम 200 या 300 में मैक्सिमम आपको एक रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट मिल जाएगा। सिर्फ वही ले लें और आपका उसी को साइन करवा के आप रख लें। उससे ये होगा कि आपके जो राइट्स हैं वो बड़े प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी फेयर रेंट, एविक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। असद साहब, इसके अलावा आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे किराएदारों को या मालिक मकान को?
Yeah, I would say repeat the same things a little bit, but I'd probably add that landlords should also be a little honest. जब वो जो उनको सच बोलना चाहिए, जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी है, जिस हालत में है, उसको सही से रिप्रेजेंट करें, और ऐसा नहीं हो कि कल को जो किराएदार रह रहा है उसको मसाइल पेश आए। उनको ये सच्चाई बतानी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि हाँ हाँ आप रह लें 1 2 3 साल के लिए, लेकिन 6 महीने बाद आ जाते हैं कि हमें तो घर खाली करना है। सो फॉर समवन हु इज़ अ टेनेंट एंड हु इज़ रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो 6 महीने बाद किसी और घर को ढूंढे। और टेनेंट के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि किराएदारों को भी चाहिए कि बी ऑनेस्ट एंड ऑल्सो बी ऑन टाइम फॉर पेमेंट इश्यूज। एंड अगर इनको कोई मसाइल हैं तो वो खुल के अपने लैंडलॉर्ड से डिस्कस करें। ऐसा नहीं कि वो कि उनके बारे में गलत सोच रहे हो, क्योंकि जब तक वो दो पार्टीज बात नहीं करेंगी मिलकर बैठकर, तो आई थिंक बहुत इश्यूज और क्रिएट होते हैं। सो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए दोनों की रिलेशनशिप के बीच में। बिल्कुल। और मेरा ब्रादराना में ऑल्दो ये इट गोज़ अगेंस्ट मी एज अ लॉयर कि भाई देखिए कोर्टों में अगर मामला चला जाता है तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, बहुत खिंच जाता है, दोनों पार्टी सफ़र करती है इवेंचुअली। तो कोशिश करें मीडिएट करें, आपस में बैठ के किसी बड़े को इन्वॉल्व कर लें या किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लें या कोई मीडिएटर हायर कर लें, वो आपके लिए काम आसान कर देगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। बतौर इस पे कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो दोनों पार्टीज में पर्सनल एलिगेशन भी लगती है, तो बेहतर यही है अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली आप बेहतर यही है कि इन मामलों के अंदर कोर्टों में जाने की नौबत ना आए, पहले ही सॉल्व कर लें। कोशिश करें कि कोर्ट्स को अवॉइड करें, क्योंकि यू डोंट वांट टू योर प्रॉपर्टी और योर केस टू बी पेंडिंग फॉर ईयर और 2, क्योंकि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको वहाँ जाके आप ट्रस्ट में मैंने ऐसे जैसा आई एम लॉयर, मुझे मेरे लिए तो आदत है, मुझे कोई मसला नहीं रोज़ कोर्ट जाने में, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो कोर्टों में आके उनका मिजाज बदल जाता है, एक अलग माहौल बना हुआ होता है। दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अनलेस आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है और मतलब बहुत ही टेढ़े किस्म के लोग हैं, तो फिर आप जाएं कोर्ट, वरना अवॉइड। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस असद। थैंक यू सो मच प्लेजर फॉर हैविंग दिस हैविंग मी, कन्वर्सेशन एंड आई विल सी यू सून, एंड आई ऑल सी द यू। बेस्ट कल फॉर कोर्ट आ रहे योर हो? दिस न्यू वेंचर। हाँ, थैंक यू सो मच। कल कोर्ट आ रहे हो? हाई कोर्ट है। हाँ चलो, मेरा भी है, कल मिलते हैं जुनैद साहब की कोर्ट में। ओके ओके बाय। ओके, विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट। एडजर्न्ड।